इतने युगों से इतने दुखों को कोई सह ना सकेगा। तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह ना सकेगा। मुझसे है तेरा इकरार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, अभी हम लोग कंटिन्यू सीक्वेंस ऑफ लेक्चर बाल विकास का करते आ रहे हैं और अभी पहला चैप्टर चल रहा है और पहला चैप्टर का जो है आज 19वीं क्लास है। आज पहला चैप्टर लपेट लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद अगला क्लास जो होगा वो पहला चैप्टर जो अभी ख़त्म आज जो होने वाला है उस पर आधारित क्वेश्चंस करवाएंगे अगले क्लास में। तो आज का क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, एकदम टिल द लास्ट, आखिरी तक बने रहें। जय हिंद जय भारत तक बने रहें, आपको सब सिखा देंगे, इसी वीडियो में सिखा देंगे दोस्त, इसी वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हुए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। और अपना ऑफलाइन क्लासेस दरभंगा में चल रहा है, एक सुबह 7:30 से लेकर के 10 बजे तक है और दूसरी क्लास 3:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक है और रेगुलर क्लासेस 2.5 घंटे की चल रही है। ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आपको फेस टू फेस पढ़ना हो, समझ में आ रहा ना, फेस टू फेस पढ़ना हो, जहन में उतारने वाला पढ़ाई पढ़ना हो और सिंगल अटेम्प्ट में 2022 में अगर सरकारी शिक्षक बनना हो एक ही बार में सीटेट क्वालिफाई करके, तो पक्का सार्थक सीटेट क्लासेज ही ज्वाइन करें, क्योंकि अपने पिछले बार का भी रिजल्ट बेहतरीन रहा है और हर बार का रिजल्ट अपना बेहतरीन ही रहता है। तो आप चाहते हैं कि एक ही बार में शिक्षक बने, वो भी 2022 में, तो सार्थक सीटेट क्लासेज का ऑफलाइन बैच अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर निश्चित सफलता की गारंटी होती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और आज की जो टॉपिक है वो देखिए, टॉपिक का नाम क्या है पहले समझ लीजिए। विकास का अधिगम से संबंध, रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। और कल के क्लास जो हमने किया था वो था लर्निंग के बारे में, अधिगम के बारे में। और हमने ये भी जाना था कि कैसे एक अधिगम जो होता है वह सीखना से अलग है। ये मैंने एकदम क्लियर और साफ सुथरे शब्दों में मैंने पढ़ा दिया था, तो यूनिक वे में पढ़ाया था। अब प्ले लिस्ट में वो वीडियो अभी भी अवेलेबल है। तो अधिगम क्या होता है इसकी जानकारी हमें पूर्ण रूप से हो चुकी है। अब रिलेट करेंगे कि विकास के साथ, डेवलपमेंट के साथ क्या अधिगम का कोई रिश्ता नाता है, क्या कोई है, मतलब रिश्ता नाता समझ रहे, इस सगे संबंधी नहीं, वो वाला रिलेशन नहीं, समझ में आ रहा है ना। मतलब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या अधिगम के बिना विकास संभव है या विकास के बिना अधिगम का होना संभव है। ये हुआ रिलेशन, मतलब हुआ कि एक दूसरे में क्या रिश्ता है, क्या नाता है, क्या दोनों के बीच अंतःक्रिया होती है, अन्योन क्रिया होती है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है, और करता है तो कैसे, नहीं करता है तो कैसे। तो आज हम लोग ये स्पष्ट रूप से पढ़ने वाले हैं और आखिरी क्लास आज होगी चैप्टर 1 का। तो एकदम बने रहे और देखिए बताते हैं, एकदम ईमानदारी से सब कुछ बताएंगे। एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा सीटेट का, इतना हम गारंटी लेते हैं कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मतलब नहीं छूटेगा। तो समझिए, अब समझिए, अब विकास क्या होता है ये वो बता दिए हैं, अधिगम क्या होता है वो बता दिया। अब रिलेट करेंगे, एक दूसरे को रिलेट करेंगे, जोड़ेंगे और तब एक निचोड़ निकाल करके समझेंगे। तो समझिए, एकदम पॉइंट वाइज समझते हैं, डिटेल से समझाते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो देखिए क्या है, ये विकास और अधिगम की बात हो रही है, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित है। अंतः संबंधी मतलब जानते हैं, मतलब एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस हो जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि विकास
अधिगम से जुड़ा हुआ है या अधिगम विकास से जुड़ा हुआ है, या दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, स्वतंत्र नहीं है, द्विदिशीय संबंध है, अन्योन्य क्रिया दोनों के बीच में होती है। तो यहां पर समझिए एक चीज, एक मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, समझिए क्वेश्चन ये है कि यहां पर विकास और अधिगम की बात हो रही है। तो क्वेश्चन मेरे मन में ये आ रहा है दोस्त कि पहले विकास होगा या पहले अधिगम होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एक बच्चे की मैं बात करूं तो पहले उसमें डेवलपमेंट होगा या लर्निंग होगा, या पहले लर्निंग होगा तब डेवलपमेंट होगा, या दोनों भी हो सकता है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका क्या आंसर होगा? तो एक काम करते हैं, इसको ना आपके लिए छोड़ देते हैं, या आपके लिए होमवर्क रख देते हैं कि पहले विकास होगा तब अधिगम होगा, या पहले अधिगम होगा तो विकास होगा, या दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों साथ साथ चलने वाली क्रिया है, एक प्रोसेस है। जो भी आपको बताना होगा इसी वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं। ये आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, ठीक ना? ये आपके लिए होमवर्क है। और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो हम इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। लेकिन आज होमवर्क इसलिए छोड़ देते हैं ताकि हमें पता चलना चाहिए कि आप वीडियो देखते हैं तो पूरी तरह से देखते हैं कि नहीं, उड़ा उड़ा करके कुदक पुदक करके तो नहीं देखते हैं, तो अब कुछ मिलने वाला नहीं है। और कुदक पुदक करके देखते हैं तो अभी ये छोड़ दीजिए देखना, तो कोई फायदा नहीं होगा। पूरा टिल द एंड, लास्ट तक देखिए, तब मजा आने वाला है और तब क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे कोनो टेस्ट का एग्जाम आप लिखिए, इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए तो बात करते हैं, ये अंतः संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब बिना विकास का डेवलपमेंट, मतलब अधिगम संभव नहीं है, और बिना अधिगम का विकास भी संभव नहीं है। यही आपका होमवर्क भी है, इसको कर लीजिएगा। तो मतलब क्या हुआ? एक दूसरे से अंतः संबंधित है, जुड़े हुए हैं, अर्थात स्वतंत्र नहीं है, द्विदिशीय संबंध है। स्कीमा में फिट कर ले दोस्त, स्कीमा में फिट कर ले। चलिए अगली बात करते हैं कि विकास कहां से प्रारंभ होता है और अधिगम कहां से प्रारंभ होता है। अगला पॉइंट यही है। तो सुनिए, बताते हैं दोस्त, सुनिए बताते हैं। विकास के बारे में मैंने बताया भी था और फिर बता रहे हैं। विकास जो होता है ना, वो मां के गर्भ से प्रारंभ होता है, मतलब गर्भावस्था से। एक मां के गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है तो डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। लेकिन 9 महीने के बाद मां एक बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म देने के बाद अधिगम शुरू होता है। लर्निंग जो है वो जन्म के बाद शुरू होता है। तो क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है? पहले कौन आया? पहले विकास आया, तब अधिगम होगा। अब बात करते हैं कि बच्चा जन्म ले लिया है, अब मुकेशवा का जन्म हो चुका है। अब जन्म हो चुका है तो भैया डेवलपमेंट भी चलता रहेगा, विकास भी चलता रहेगा, और संगे संगे अधिगम जो है ना वो चलता रहेगा। अरे वो भी संगे संगे चलता रहेगा। तो कहां तक चलेगा? ओरिजिन तो मिल गया अधिगम का कि जन्म से, और विकास का मां के गर्भ से, लेकिन कहां तक चलेगा, कब तक साथ चलेगा? तो वो बताते हैं, सुनिए। मृत्यु पर्यंत तक, मतलब जब उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी तो वहां पर विकास भी पूरी तरह से रुक जाएगा और अधिगम भी पूरी तरह से रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक सेंस में ऐसे बोल सकते हैं कि विकास और अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह जिंदगी भर चलते ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। इन्हें को मृत्यु को प्राप्त होता है तो परिपूर्ण हो जाता है अधिगम और परिपूर्ण हो जाता है विकास। यह परिपूर्ण वर्ड जो है निहायत गलत इस्तेमाल किया जाएगा। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कभी भी विकास और अधिगम परिपूर्ण नहीं होगा, यह जीवन पर्यंत चलते रहता है, जिंदगी भर जीवन चलते रहता है, अनवरत, बिना रुके हुए लगातार चलता है, एक क्रम से चलता है। दोनों अधिगम और डेवलपमेंट दोनों चलता है। तो इस पॉइंट का मतलब समझ में आपको अब आ गया होगा। तो चलिए ये भी आपने सीख लिया। अब बात करते हैं कि विकास और अधिगम निरंतर प्रक्रिया है जो मृत्यु पर खत्म होता है। यो तो अब ये जस्ट बता दिए हैं, संगे संगे लपेट लिए उस पॉइंट को भी कि निरंतर प्रक्रिया है, लगातार है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहेगा, मृत्यु पर्यंत तक चलता रहेगा। मृत्यु जब इंसान की हो जाएगी तो दोनों चीज वहां पर रुक जाएगा। क्रिस्टल क्लियर समझते चलिए, कहीं पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो गया तो भैया क्वेश्चन में फंसा देगा, सीटेट फंसा देगा। चूंकि अब चिंतन लेवल वाला
क्वेश्चन आने वाला है। अब भूल जाइए वो OMR वाला जिस तरह से क्वेश्चन पूछा करता था, अब नहीं पूछेगा भैया, स्पष्ट सीटेट बोल दिया उस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। चिंतन लेवल का क्वेश्चन मैक्सिमम रहेगा, एकदम मैक्सिमम चिंतन लेवल का रहेगा। और चिंतन लेवल में किस तरह जानते हैं भैया, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे और चारों के चारों सही रहते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन सही रहेगा। तो उस चारों में से सुपर से भी ऊपर आंसर चुनना है, मतलब सबसे बेस्ट आंसर चुनना है। तो बेस्ट आंसर कब आप बताइएगा, जब आपको कंसेप्ट पूरी तरह से आता हो और उस कंसेप्ट पर आपको खेला करने आता हो, कंसेप्ट के साथ आपको खेलने आता हो, मतलब उस पर चिंतन प्रक्रिया आपका बेहतरीन होगा, लॉजिक आपका बेहतरीन होगा। ये लॉजिक बेहतरीन कब होगा, जब गहराई से बातों को अध्ययन करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, परखेंगे, तबे होगा। तो वही सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए इतना कुछ बताते हैं, बातों को घुमा फिरा करके बताते हैं ताकि चीज़ों को आप जान सके। समझ में आ रहा है ना, यही तो समझ में आ रहा है, यही तो हमारी खासियत है पढ़ाने की कि एक एक चीज़, प्याज को जैसे नहीं छीलते हैं ऐसे ऐसे अलग, तो वही अलग करके मिलने वाला लास्ट में कुछ नहीं है, लेकिन अलग अलग करके दिखा देंगे। वही वही बता रहे। सुनिए सुनिए, अगली बात करते हैं, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अधिगम में। अब अधिगम में क्या क्या आता है। एक मुकस्बा है, वो अधिगम कर लिया है, सीख लिया है। अधिगम तो क्या बोले, लक्ष्य निर्देशित होता है, बच्चा खुद से करेगा, स्वयं से करेगा, तो यह ज्ञान टिकाऊ होगा। और जब कभी भी अधिगम होगा तो वहां पर ज्ञानेंद्रियां एक्टिव रहती है, 5 ज्ञानेंद्रियां एक्टिव रहती है। खुद से बच्चा करेगा तो एक्टिव तो होना ही है। समझ में आ रहा है, ज्ञान टिकाऊ होता है, उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है जो आपके आदत में दिख जाएगा, तो वो एक्चुअल अधिगम वो कहलाता है। समझ में आ रहा है, उसमें लक्ष्य, टारगेट है, गोल होता है। तो कहने का मतलब अधिगम क्यों किया जाता है भैया, क्या जरूरत पड़ती है अधिगम करने की, क्या बिना अधिगम का हमारे मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी, क्या हम लोग की जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। इसका आंसर होगा नहीं बढ़ेगी, एक जानवर की तरह जिंदगी हो जाएगी। भैया जानवर अधिगम नहीं करता है, कुछ चीज में करता है, लेकिन जितना हम लोग करते हैं, एक मनुष्य जितना करता है पूरे 84 लाख योनि में उतना कोई जीव नहीं करता है। सबसे अधिक मनुष्य करता है अधिगम, सबसे ज्यादा मनुष्य करता है। तो कहने का मतलब समझिए कि अधिगम के बिना हमारा जीवन जो है ना वो निष्फल हो जाता है। भैया अधिगम सीखते हैं ना, जिंदगी भर सीखते हैं। ये काम किए, नहीं हुआ तो क्या होगा भैया। तो देखिए, हमेशा जब कोई भी काम आप करते हैं, हम करते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी बच्चा कोई चीज़ प्रयास करता है, सीखने का प्रयास करता है, तो प्रयास करने के दौरान 2 बातें हो सकती है, या तो वो काम सफल हो जाएगा या सफल नहीं होगा। तो भैया नहीं सफल हुआ तो कारण पता चला कि किन कारणों से अधिगम नहीं हो पाया, या अगर सफल हुआ तो क्या कारण थे जिसके कारण अधिगम हो गया, मुझे सफलता मिली। तो भैया सफलता मिले चाहे न मिले, लेकिन दोनों केस में ये तय है कि आपको अनुभव जरूर मिलेगा। और जैसे ही अनुभव मिलेगा तो आपके व्यवहार में एक अस्थायी परिवर्तन दिख जाएगा। अस्थायी परिवर्तन जब दिख जाएगा तो आपके आदत में भी दिखने लगेगा, तो यही अधिगम कहलाएगा, जो कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, क्रिएटिव बनने के लिए, वैज्ञानिक सोच बनने के लिए भैया अधिगम करना पड़ता है। तरक्की के लिए अधिगम करना पड़ता है, डेवलपमेंट के लिए अधिगम करना पड़ता है। बिना अधिगम का ना अच्छा डेवलपमेंट नहीं कर पाइएगा, इसीलिए अधिगम करना जरूरी है। और यह रेगुलर होता है, दिन प्रतिदिन होता है, किसी से भी हो सकता है, औपचारिक रूप से भी हो सकता है, अनौपचारिक रूप से भी हो सकता है, गैर औपचारिक रूप से भी हो सकता है, किसी भी तरह से लर्निंग हो सकता है। तो बात करते हैं कि अगर अधिगम मुझ में हो गया तो कैसे पता करेंगे, किस तरह से पता करेंगे कि मुकस्बा में अधिगम हो गया है। तो उसका तरीका समझिए। अगर मुकस्बा ने अधिगम कर लिया तो क्या क्या होगा जानते हैं, उसमें सुनिए क्या होगा। मुकस्बा अर्थ निकालना सीख जाएगा। अर्थ मतलब जानते हैं, किसी चीज के बारे में उनसे पूछिएगा ना तो उसका मीनिंग जानता रहेगा, यथार्थ की बात करेगा, सार्थक की बात करेगा, मीनिंगफुल की बात करेगा। मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल थीम है, वो जानता रहेगा। मुख्य अर्थ कौन बच्चा निकाल सकता है, वही बच्चा अर्थ निकाल सकता है जो चीजों को समझता है, खुद किया है, उसको जाना है, बेहतरीन तरीके से उस पर एक्सपेरिमेंट किया है,
एक तरह होता है, एक होता है थियोरेटिकल नॉलेज, एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो थियोरेटिकल नॉलेज को सीखना आप बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज को आप अधिगम बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चा वहां पर प्रैक्टिकल किया है, क्या रियलिटी है वो सामने दुनिया के सामने लाता है, तो वो अधिगम कहलाता है। तो अगर आपने अधिगम कर लिया तो आप अर्थ निकाल सकते हैं, ये क्यों हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ, अगर ऐसा ना होता तो ऐसा होता, एक एक चीज का मीनिंग बता सकते हैं, अर्थ बता सकते हैं। तो ये कब होगा, जब आप अधिगम किए रहेंगे तबे होगा, सीखे हुए रहेंगे तो नहीं हो सकता है। तो अधिगम में अर्थ निकालना होता है। अगली बात करते हैं अमूर्त सोच की क्षमता का विकास। अब अमूर्त सोच मतलब क्या हुआ भैया, जो सामने नहीं है उसके बारे में भी आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, तर्क लगा करके, लॉजिक लगा करके। जब किसी चिंतन में आप लॉजिक लगा देते हैं तो वह चिंतन बेहतरीन चिंतन कहलाता है। समझ में आ रहा है, एक अच्छा चिंतन कहलाता है, उसका जो रिजल्ट आता है वह रिजल्ट भी बेहतर रिजल्ट आता है। तो ये कब होगा, जब आप अधिगम किए रहेंगे तबे होगा। देखिए दो तरह का बच्चा होता है, एक होता है मूर्त सोच वाला, एक होता है अमूर्त सोच वाला। तो भैया मूर्त सोच ना, समझ में आ रहा है, मूर्त सोच अच्छा नहीं होता है, हम हर बार मूर्त सोच करेंगे नहीं। सोचने का मतलब होता है अमूर्त चिंतन। तो कहीं पर भी आपको अगर चिंतन वाला क्वेश्चन पूछे, उसमें लिखा रहे कि मूर्त सोच का विकास करना, तो निहायत यह गलत ऑप्शन होगा। समझिए क्या होता है, निहायत यह गलत ऑप्शन होगा। चिंतन का मतलब होता है अमूर्त सोच का विकास, जो नहीं है उसके बारे में चिंतन करना, उस पर मनन करना, उस पर शोध करना, एक नया चीज सामने दुनिया के सामने लाना। समझ में आ रहा है, यही तो साइंटिस्ट लोग करते हैं। तब ना चंदा मामा के पास भेजा था, भले ही वहां पर सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन 95, 97, 98% तो सक्सेसफुल हो गया। थोड़ा सा कनेक्शन टूट गया, जिसके कारण मामा के घर में जाकर के बिगड़ गया, बरोबर बिगड़ गया। तो ये अलग बात है, लेकिन भैया इतनी सफलता तो हासिल किया ना हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, तो ये गर्व की बात है, ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। पूरी दुनिया में ये जो इसरो है वो एक मिसाल है, एक मिसाल समझ में आ रहा है, वो कायम किया है, एक यूनिक एग्जाम्पल बना कि पहली बार चंद्रमा पर वैसे जगह लॉन्च करवाया गया जहां पर दुनिया का कोई भी अंतरिक्ष जो एजेंसियां हैं वो नहीं भेजी थी। वह पहला श्रेय अपने भारत को ही जाता है। भले ही दोस्त असफलता हाथ लगी, तो असफलता क्या है, सफलता की सीढ़ी होती है। समझ में, वही सफलता की सीढ़ी होती है। तो अमूर्त सोच का विकास होगा तबे ना कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा रहा होगा, एक कल्पना किया, एक चिंतन किया, एक मनन किया, तब जाकर के उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो कहने का मतलब हुआ क्या, अमूर्त सोच का विकास, अमूर्त सोच करने की क्षमता जब आप में हो जाएगा तो मतलब एक्चुअल अधिगम तब कहलाएगा दोस्त, तब कहलाएगा। तो चलिए अगली बात करते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, अधिगम के अंतर्गत। इतना ही नहीं है, ऐसा ऐसा और बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। चलिए अगली बात करते हैं। तो ये वाला भी पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं कि अधिगम का भाषा विकास, मानसिक विकास, अवधारणाओं एवं तार्किकता से गहरा संबंध है। अब समझिए ये क्या बता रहा है, इसको समझते हैं। अधिगम के बारे में बताया जा रहा है कि जब एक बच्चा अधिगम कर रहा है, कुछ सीख रहा है, एक उद्देश्य के लिए, एक लक्ष्य के लिए, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, मुकेश भाई जब कोई चीज सीख रहा है अर्थात अधिगम कर रहा है, तब उसकी भाषा विकास अच्छी होगी। सुनिए बताते हैं। भाषा विकास एक्चुअल में ना यह संज्ञानात्मक विकास ही है, जिसको बौद्धिक विकास, मानसिक विकास या भौतिक विकास के नाम से जानते हैं। अगर मुकेशबा का संज्ञानात्मक मतलब बुद्धि, बौद्धिक वाला विकास बढ़िया हुआ रहेगा, अरे तबे उसकी भाषा विकास अच्छी होगी। अगर बौद्धिक विकास अच्छा नहीं हुआ होगा तो उसकी भाषा विकास अच्छी नहीं हो सकती है दोस्त, नहीं हो सकती है। तो अगर आपका भाषा विकास बेहतर हो रहा है, मतलब आपने अधिगम किया है, आपने सीखा है, चीजों को जाना है, संप्रदाय को जाना है, तब आप में भाषा विकास बेहतर होगा। संग संग और भी है मानसिक विकास। तो भैया मानसिक विकास होगा तबे भाषा विकास होगा, तो मानसिक विकास भी होता है। तो कहने का मतलब हुआ भैया मानसिक विकास जितना अच्छा हुआ रहेगा उतना अधिगम आपका बेहतर होगा। और यह मानसिक विकास खान पान पर निर्भर करता है, यह अनुवंशिकता पे भी निर्भर करता है। तो बोल दे अनुवंशिकता और वातावरण दोनों पे निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है। एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, सुनिए। क्या अधिगम अनुवंशिकता और वातावरण इन दोनों पर निर्भर करता है? अगर करता है तो आंसर लिख करके इसी वीडियो में भेजिए, और नहीं करता है तो भी इसी वीडियो में भेजिए। और समझ में आ रहा है? तो आपके पास अभी तक 2 क्वेश्चन होमवर्क
हो चुका है। तो चलिए, मानसिक विकास की बात होगी, पूरे खान पान पे निर्भर करता है। जितना बेहतरीन होगा भैया बुद्धि का विकास उतना अच्छा होगा। अब बुद्धि का विकास अच्छा होगा तो भाषाई भी विकास होगा, मानसिक विकास तो हो ही जाएगा, तब पढ़ने में मजा आएगा। अगर अधिगम मतलब यहाँ पर पढ़ने से रिलेट करते हैं तब की बात बता रहे हैं, तो पढ़ने में मजा आएगा भैया, बेहतर कीजिएगा जिंदगी में। समझ में आ रहा है ना? तो रिलेट एक दूसरे से क्या बोलते हैं, संपर्क है, तो ये भी विकास होगा। एवं अवधारणा एवं तार्किकता से भी गहरा संबंध है अधिगम का। अब अवधारणा मतलब क्या होता है, कंसेप्ट होता है दोस्त। कंसेप्ट हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं, संप्रत्यय बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, समझदारी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब होता है अवधारणा का मतलब। तो ये अवधारणा कब होगा, जब चीजों को बच्चा समझेगा तबे ना। जोड़ घटा गुना भागा है कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, उसके कंसेप्ट को बच्चा अगर जान रहा है तो अर्थात बच्चा अधिगम कर रहा है। और जब अधिगम हो गया तो तर्कों लगाना शुरू करेगा कि ऐसे ना ऐसे होगा तो क्या होगा, और थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे तब क्या होगा। तो भैया तार्किक चिंतन कब कीजिएगा, जब अधिगम कीजिएगा तब ना, जब लर्निंग होगा तबे ना। तो कहने का मतलब है कि लर्निंग का, अधिगम का तार्किकता से, अवधारणा से, भाषाई विकास से, मानसिक विकास से, सभी तरह के विकास से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो सभी तरह का विकास हो जाए, अकेले में विकास बोल देंगे तो कोई अलग चीज थोड़ी हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि विकास का अधिगम के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है दोस्त, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये बात समझ में आपको आ गई। चलिए अब अगली बात करते हैं कि सभी विकास तथा अधिगम की गति के बारे में। सुनिए सुनिए, अब अधिगम के गति के बारे में बोल रहे हैं। सुनिए, जैसे विकास जो है जन्म से पहले मां के गर्भावस्था से शुरू होता है, और अधिगम जो होता है जन्म से शुरू होता है, उसके बाद दोनों संगे संगे चलता है, उसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाता है, दोनों दोस्त हो जाता है, वो वाला दोस्त जो समझ रहे हैं वही वाला दोस्त बन जाता है, और दोनों संगे संगे चलता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या विकास की गति और अधिगम की गति हमेशा एक जैसी होती है? क्या वो पैरेलल चलते हैं, साथ साथ सेम ही गति से चलते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। सुनिए बताते हैं, विकास और अधिगम ये एक जैसी गति नहीं होती है, भिन्न भिन्न उम्र में। भैया जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस समय इसकी गारंटी नहीं है कि उस समय उसका अधिगम भी हो रहा होता है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि विकास और अधिगम की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती है, नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अधिगम की। तो भैया अधिगम के लिए एक उम्र का होना जरूरी है। क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि मुकेशवा को अधिगम कराना है, अब मुकेशवा की उम्र माना कि 45 साल है, 46 साल है, 50 साल है, तब क्या मुकेशवा अधिगम कर पाएगा? तो तब इसका आंसर क्या होगा दोस्त? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। भैया अधिगम के लिए उम्र का स्पेसिफाइक होना कि फलाने उम्र तक ही अधिगम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। किसी भी उम्र में सीखी जा सकती है। अगर तमन्ना हो सीखने की, इच्छा शक्ति हो सीखने की, तो कहीं पर भी किसी से भी अधिगम किया जा सकता है। अब डेवलपमेंट तो आपसे पूछेगा नहीं, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट ऐसा रहता है जो आपको अपने आप होते रहता है, समाज में रहिएगा अपने आप हो जाएगा। लेकिन अधिगम की बात करें तो अधिगम भी समाज में भी होता है, स्कूल में भी होता है, तो बहुत तरह का अधिगम भी होता है। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग क्या सीखे हैं कि विकास और अधिगम की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग उम्र में इनकी गति भी अलग अलग होती है दोस्त, अलग अलग होती है। तो अब बताइए, कहीं पर कोई डॉट हुआ? तो कहीं पर कोई डॉट नहीं हुआ। तो यहां पर जो है ना पहला चैप्टर जो होता है ना वो खत्म हो रहा है, पूरी तरह से खत्म हो रहा है। अब केवल बच गया है क्वेश्चन आंसर। तो अगली जो क्लास होगी ना बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, वो क्लास मिस मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए कितना भी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, क्वेश्चन पे पकड़ नहीं आता है, बातों को समझ नहीं पाते, तो व्यर्थ है थ्योरी पढ़ना। केवल थ्योरी पढ़ने से नहीं होता, क्वेश्चन पे पकड़ होनी चाहिए कि कैसे हैंडल किया जाता है। तो अगर वो तरीका अगर आपको एक बार हाथ लग जाए ना तो सीटेट निकालना फिर बहुत आसान हो जाता है। चुटकियों में सीटेट निकाल सकते हैं बेहतरीन, मतलब 120, 125, 130 लाना बहुत आसान हो जाता है अगर आप चीज़ों को गहराई से समझेंगे तब। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि भैया बच्चा अधिगम कैसे करता होगा। सुनिए सुनिए, एक बच्चा अधिगम कैसे करेगा? बताइए, आप ही बताइए, बुझे तो जाने, तो हम बताते हैं। सुनिए,
अरे खुद से करके भी सीख सकता है, देख करके भी सीख सकता है, अनुकरण से भी सीख सकता है, प्रयोग करके सीख सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत सारी विधियां हैं, समझ में आ रहा है? किसी भी तरह से ग्रुप डिस्कशन से भी अधिगम होता है, वो अधिगम तो और बेहतरीन होता है। तो अधिगम करने के लिए बहुत सारे प्रभावशाली विधियां हैं। वह डिपेंड करता है एक शिक्षक के ऊपर कि जब क्लास में होता है तो कौन सी शिक्षण प्रणाली का प्रयोग करता है ताकि बच्चा अधिक से अधिक अधिगम कर सके। यह फुल्ली डिपेंड करता है कि शिक्षक के पास कितना अनुभव है। तो अपना अनुभव शिक्षक बच्चों को शेयर करता है, तो अनुभव जितना बेहतर होगा एक शिक्षक के द्वारा बच्चा जो है वह अधिगम उतना ही बेहतरीन करेगा। और अनुभव अगर आपका बहुत कम होगा, देखिए नॉलेज कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन अगर अनुभव की कमी है, अनुभव मतलब 2-4-5 साल की बात नहीं होती है, कम से कम 10 या 10 वर्ष से ऊपर हो तो एक बेहतरीन अनुभव माना जा सकता है। कितना भी आपके पास नॉलेज हो, लेकिन अगर आपके पास अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है कि बच्चों की भाषा में उसके जहन तक उतार दे, उसके दिलों तक उतार दे, तब तक एक बच्चा अधिगम नहीं कर पाएगा। वो केवल सीखेगा, रटंत प्रणाली की ओर जाएगा। तो एक शिक्षक का भी कर्तव्य बनता है कि बेहतरीन तरीके से सीखे, खूब पहले अधिगम करे, चीज़ों को, संप्रत्यय को, कंसेप्ट को समझे, उसको जाने और तब बच्चे के सामने प्रस्तुत करे। तब इस तरह का जो प्रस्तुतिकरण क्लास में होता है तब बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, रुचि के साथ पढ़ता है। तो रुचि के साथ बच्चा तब पढ़ेगा जब शिक्षक रुचि के साथ पढ़ाएगा, और शिक्षक को रुचि तब आएगा जब चीज़ों को गहराई से जानता रहेगा। और जब शिक्षक गहराई से चीजों को जानता है तब उसको आसानी से टुकड़ों में बच्चों के सामने परोस देगा, तो बच्चा बहुत इजी वे में उसको एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार करेगा, सीखेगा। तो अधिगम एकदम सरल प्रक्रिया हो जाएगी बच्चे के लिए, तब बहुत आसान प्रक्रिया हो जाएगी। तो हमेशा शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अधिगम को आसान बनाइए। कितना आसानी से बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है, तो ये वही शिक्षक कर सकता है जो अनुभवी हो, उसके पास बहुत ज्यादा अनुभव हो, तब बच्चा बेहतरीन करेगा। और ये जो थ्योरेटिकल ज्ञान है इसको बाहरी जीवन से जोड़ेगा, पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर बच्चा नवीन क्रिया सीखेगा, तब जीवन को बेहतर बनाएगा, तब प्रोग्रेस करेगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया, पूरी की पूरी प्रोसेस एक शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। तो एक शिक्षक का यहाँ पर अनुभवी होना, बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ही मायने रखता है दोस्त, बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। पहला चैप्टर भी खत्म हो रहा है थ्योरेटिकली ढंग से। कल सवाल करेंगे, पक्का इसी चैनल पर 7 बजे अवेलेबल हो जाइएगा। आखिरी तक कल का भी वीडियो देखिएगा दोस्त, मजा आ जाएगा। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो पक्का लाइक कर दें और दोस्तों को भी भेजें। और अपना ऑफलाइन क्लासेस चल रहा है फेस टू फेस वाला, सुबह 7:30 से लेकर के 10 बजे तक, और दूसरी क्लास 3:30 से लेकर के 6 बजे तक चल रही है। प्रत्येक क्लास 2.5 घंटे की क्लास होती है। बेहतरीन, जबरदस्त और यूनिक तरीके से अपना 17 साल का अनुभव आपसे शेयर करते हैं और जहन में क्लास में ही उतार देते हैं। अगर आप ऑफलाइन के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा भैया 7 से 10 दिन में आपके कॉन्फिडेंस लेवल को जमीन से आसमान में पहुंचा देते हैं। केवल 7 से 10 दिनों की मैं बात करता हूं, इतना ही दिन में वहां से यहां से, समझ में आ रहा है ना, फर्श से अर्श पर पहुंचा देते, इतनी काबिलियत रखते हैं। तो आप चाहते हैं ऑफलाइन बैच में जुड़े तो शुरू हो चुका है, आइए 2022 में। अगर चाहते हैं सरकारी शिक्षक इसी बार बने 22 में तो तब तो पक्का आइए, बना देंगे, गारंटी है बना देंगे। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं कल शाम को 7 बजे इसी चैनल पर। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।